चलिए आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर हेलो एल्केन के बारे में। जैसे कि कल आप लोगों ने कुछ हेलो एल्केन के बारे में परिचय प्राप्त किया। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं जो आप लोगों ने कल सीखी। आज हम जो है अपने कोर्स को आगे लेके चलेंगे। ये देखिए हमारे पास हेलो एल्केन का वर्गीकरण है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 4 तरह के हेलो एल्केन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे, कल ये बात आपने समझी थी कि कोई भी एल्केन हमारे पास, जैसे ये पार्ट एल्केन का है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन को जोड़ दिया गया है। कार्बनिक रसायन के अंदर हम जो हेलोजन होते हैं उनको अगर सामूहिक रूप से हमें बताना हो तो हम उसको एक्स फॉर एक्समेक्स्ट्री, तो एक्स से शो करते हैं। देखिए ये हमारे पास हेलोमीथेन है, ये हेलो एल्केन है। इसको हमने प्राइमरी हेलो एल्केन कहा है। इसको प्राइमरी क्यों कहा है? क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है हमारा, वो कार्बन आके एक कार्बन से अटैच है। क्योंकि जो आर होता है, आपको पता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि आर का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। तो हमारा जो कार्बन है ये आगे एक कार्बन से अटैच है, इसलिए हमने इसको जो है प्राइमरी कार्बन बोल दिया और इस हेलो एल्केन को हमने बोल दिया प्राइमरी हेलो एल्केन। इसको देखिए ये हमारे पास है सेकेंडरी हेलो एल्केन, क्योंकि जो एक कार्बन है हमारा जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो आगे 2 एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन। ये देखिए टर्शरी हेलो एल्केन है। इसमें जो कार्बन है वो टर्शरी कार्बन है और जो हमारा हेलोजन है वो टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको टर्शरी क्यों बोला? क्योंकि जो एक कार्बन है ये आगे 3 एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो है मोनो हेलो एल्कीन जो हैं ये 4 तरह के हो सकते हैं। एक नॉर्मल हो सकता है, एक प्राइमरी हो सकता है, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। चलिए बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधियां। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं मोनो, ठीक है। चलिए बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधियां। देखिए बहुत सरल विधि है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है। ये एक नॉर्मल अल्कोहल है, इसको C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल है। इसके 6 अणु हैं, रेड फास्फोरस है, ब्रोमीन है। इन सबको गर्म किया जा रहा है और गर्म करने से क्या बन जाता है हमारे पास? ब्रोमो इथेन। साथ में बनता है फास्फोरस अम्ल H3PO3। अगर ये होता H3PO4 तो इसको बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, लेकिन ये क्या है? फास्फोरस अम्ल। चलिए देखिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना जा रहा हूं यहाँ पे। जो हमारा फास्फोरस होता है और जो ब्रोमीन होता है ये मिलके यहाँ पे बना लेंगे PbR3 यानी कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ऐसे ही यहाँ पे देखिए नीचे वाली रिएक्शन में अगर यहाँ पे हमने आयोडीन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बनेगा? फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। यहाँ पर बनेगा फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। क्योंकि फास्फोरस जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे बात रखी फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, ये अस्तित्व में नहीं है, इनको रिएक्शन के दौरान ही बनाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है और ये बात याद रखनी है बड़ी महत्वपूर्ण है कि यदि फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राई आयोडाइड या कोई भी फास्फोरस ट्राई हैलाइड यानी कि PX3 अगर रिएक्शन करता है तो हमेशा याद रखें क्या बनेगा? फास्फोरस एसिड बनेगा। यानी कि आपको सबसे पहले फास्फोरस एसिड बना के रख देना है। यानी कि जब इस तरह की रिएक्शन हो, अल्कोहल से रिएक्शन हो रही हो या अल्कोहल के समान और भी बहुत सारे हमारे पास कार्बनिक यौगिक हैं जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है, ठीक है, अगर वो फास्फोरस ट्राई हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा याद रखें फास्फोरस अम्ल सबसे पहले बना के रख दें।
इसके बाद जो शेष बचेगा उसको आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहीं पे देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन को सरल तरीके से दिखाऊं आपको, ये देखिए मैंने इसको दूसरे तरीके से लिख दिया रिएक्शन को। हमारे पास ये अल्कोहल है। अब हमने अलग से रेड फास्फोरस और ब्रोमीन नहीं लिए, हमने ये दिखा दिया कि हमारे पास जो रिएक्शन है अल्कोहल की रिएक्शन किससे हो रही है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से हो रही है। देखिए मैंने फिर बता दिया आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमारा जो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड है वो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए हमने रेड फास्फोरस के साथ ब्रोमीन ली, जिससे कि रिएक्शन के अंदर ही हमारा ये वाला यौगिक बनेगा। लेकिन चूंकि रिएक्शन अलग पैटर्न से लिखी जा रही है, इसलिए यहाँ पे ये संख्याएं बदल गई हैं। अब देखिए ये हमने सबसे पहले क्या बना दिया, फास्फोरस हम लोग बना दिया। ये देखिए हमने ये O निकाल दिया, H निकाल दिया और फास्फोरस निकाल दिया, तो H3PO3। ये देखिए फास्फोरस एसिड हमारे पास बन जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए, जो हमारे पास शेष बचा C2H5 और ये Br, तीन ही हमारे पास C2H5 हैं और तीन ही Br हैं, जिनको हमने जोड़ के क्या बना दिया, ब्रोमो इथेन। तो इस तरह से ये सारी रिएक्शन हो जाएंगी। वहाँ पे एक अलग पैटर्न से लिखा हुआ है और यहाँ पे एक अलग पैटर्न से लिखा हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पे समझाने का है कि यदि फास्फोरस ट्राइहैलाइड रिएक्शन करता है किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले यौगिक से, जैसे कि यहाँ अल्कोहल है, तो हमेशा याद रखें फास्फोरस अम्ल सबसे पहले बनेगा, उसको आप बना के एक तरफ रख दें और जो शेष बचा उसको जोड़ के रख दें। तो एक रिएक्शन याद रखने में, समझने में आसानी रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करेंगे रासायनिक गुण की। सबसे पहले रासायनिक गुण है हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आप सीख चुके हैं क्या होते हैं, फिर बता देता हूँ। जब हम किसी एक परमाणु को हटा के कोई दूसरा परमाणु वहाँ किसी भी स्थान पे जोड़ देते हैं तो एक प्रतिस्थापन होता है। कोई यौगिक है, कोई अणु है हमारे पास, हमने क्या किया कि एक परमाणु को हटा के कोई दूसरा परमाणु उसके स्थान पर जोड़ दिया, तो वो है प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, ये जो मैंने कल आपको वीडियो भेजे थे उसमें आप स्पष्ट रूप से जो है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सबसे पहली रिएक्शन है नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। देखिए जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन यानी कि सामान्य अभिक्रिया। इसमें देखिए ये हेलो एल्केन है, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, लेकिन हमने क्या लिया था, नम सिल्वर ऑक्साइड लिया था, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड है साथ में जल की कुछ मात्रा, यानी कि इसमें नमी है, यानी कि जब ये रिएक्शन करेगा तो यह बन जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, कटिंग लगा रखी है कि भाई सिल्वर जो है हेलोजन के साथ मिलके सिल्वर हैलाइड बना रहा है और जो शेष बचा वो R और OH मिलके एल्कोहल बना देगा। तो सरल रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है। आपको एग्जाम्पल करना है, R के स्थान पे आप एक बार CH3 ले लें, X के स्थान पे Br ले लें। इस तरह से जो है आप एग्जाम्पल बदल के एक दो बार करके देखें। याद रखें जो आप नोटबुक बना रहे हैं उसमें एग्जाम्पल जरूर लिखें, एग्जाम्पल जरूर लिखें। ये बहुत आवश्यक है यदि आपको वास्तव में केमिस्ट्री सीखनी है, एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है। मैं फिर बता देता हूँ, एक बार CH3 ले लें, एक बार Br ले लें, एक बार C2H5 ले लें, एक बार I ले लें। इस तरह से जो है आप एग्जाम्पल 2-3 कर लेंगे तो आपको एक अच्छा कहना चाहिए कमांड हो जाएगी इस रिएक्शन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली रिएक्शन है NaOH के जलीय विलयन से अभिक्रिया। देखिए जनरल रिएक्शन है ये भी, इसमें हम देख पा रहे हैं हेलो एल्केन हमारे पास, साथ में हमने जलीय NaOH ले लिया है। देखिए NaOH को हम कई तरीके से ले सकते हैं, बेसिक NaOH ले सकते हैं, एसिडिक ले सकते हैं, या फिर हम जो है अल्कोहलिक ले सकते हैं। ठीक है, तो खैर आप यहाँ पे अभी सिर्फ बात करेंगे, हमारे पास है जलीय NaOH। ठीक है, कहीं कहीं जो है अल्कोहलिक भी हो सकता है, इसलिए आप अल्कोहलिक और जलीय में फ़र्क रखें। जब अगर यहाँ पे लिखा है कि जलीय लेना है तो आप यहाँ पे जलीय जरूर लें, यानी कि जो NaOH का विलयन बना है वो जल में बना हुआ है। कटिंग लगा दी गई है, सोडियम और हैलोजन मिलके सोडियम हैलाइड बना रहे हैं और जो शेष बचा R और OH मिलके यहाँ पे अल्कोहल बना देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसका भी आपको एग्जाम्पल करना है। जैसे मैंने बताया, एक बार CH3 ले लें, एक बार C2H5 ले लें, ऐसे ही हैलोजन यहाँ पे बदल बदल के ले लें।
चलिए अगला हमारे पास आता है NaOR के साथ अभिक्रिया, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। अब देखिए यहाँ अगर R है इसलिए हमने इसको एल्कोक्साइड बोल दिया। अगर यहाँ पे CH3 होता तो क्या बोलते? सोडियम मेथोक्साइड। ये सब आप जानते हैं, आपने IPC सीखी है 11th में। अगर यहाँ पे C2H5 होता तो इसको बोलते सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए इसको समझते हैं। जनरल रिएक्शन है, हेलो एल्केन ले लिया हमने और साथ में ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड। गर्म अवस्था में, जैसे यहाँ ऊपर भी गर्म कर रहे थे, यहाँ भी इन दोनों को गर्म करा जा रहा है। अब देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन दोनों को गर्म करने से हमने कटिंग लगा दी है कि भाई हमारा जो सोडियम है, सोडियम एल्कोक्साइड का, वो हेलोजन के साथ मिलकर सोडियम हैलाइड बना रहा है। और जो शेष बचा ये R और ये हमारा एल्कोक्साइड आयन, ये मिल जाएगा इस R से और क्या बन जाएगा? ये ईथर बना देगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये ईथर बन गया। देखिए R के ऊपर हमने एक जो है कोमा बना रखा है। इसका मतलब ये है कि हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो ये R है, जो ये R है इस R से अलग है। अगर आप यहाँ नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा R यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि ये वाला R आया एल्कोक्साइड आयन से और ये वाला R हमारा जो आया है हेलो एल्केन की तरफ से आया है। चलिए नोट देखिए, ईथर बनाने की यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। देखिए ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे फिर कह दूं, आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे R को मैंने बताया CH3 C2H5, X को बदल लें, ऐसे यहाँ पे R को आप एक बार CH3 ले लें, एक बार C2H5 ले लें और फिर ये देखें कि आपके पास कौन सा ईथर बन रहा है। और ईथर का नाम आपको IUPAC वाला नाम लिखना है, न कि साधारण ईथर लिख के काम चला लेंगे आप। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आज के लिए इतना ही है कि आपको एग्जाम्पल भी करने हैं। और चलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं आपको कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कहे हैं, प्रत्येक रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल, प्रत्येक अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल आपको अलग से अपनी नोटबुक में डेट डालकर करने हैं। उस पेज पे अपना नाम लिखना है और आपको मुझे वो भेजना है। ये अति आवश्यक है। चलिए आज के लिए इतना ही और हम अगला लेक्चर लेके आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ओके।